हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज है आपका 11th का जो चैप्टर है आपका ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के बारे में इसमें बताया गया है, उनकी पत्नी के बारे में बताया गया है और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों एवं संघर्षों के बारे में इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसका अध्ययन करते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं, जिसमें हम लोग इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे, इस चैप्टर का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। चलिए जल्दी से लेखक परिचय देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को भी किसी न किसी ने लिखा है। तो इसको लिखा किसने है? सुधा अरोरा ने लिखा है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर अभी कहाँ है? फिलहाल में पाकिस्तान में है। ठीक है, इंडिया में लाहौर नहीं है। ये कहानी तब लिखी गई थी जब इंडिया और पाकिस्तान एक में ही था। उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। कथा साहित्य में सुधा अरोरा एक चर्चित नाम है। उनके कई कहानियां संग्रह प्रकाशित है। बगैर तरासे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानियां। देखिए यहाँ पे एक नाम आता है ना, औरत की कहानी। तो ये थोड़ी मतलब क्या उसको बोलते हैं, फेमिनिस्ट थी। मतलब अपना जो कहानी है, अपना जो साहित्य है, उसको कहीं ना कहीं स्त्रियों के मतलब केंद्र में, स्त्री को केंद्र में ही रखकर वो लिखती थी कि स्त्रियों के साथ क्या बुरा हुआ, क्या हुआ, ऐसे करके ही लिखती थी। तो वो थोड़ा स्त्री केंद्रित मतलब साहित्यकार है। महिला संगठनों के सामाजिक कार्य के प्रति उनकी सक्रियता एवं समर्थन जारी है। अभी भी वो क्या है कि महिला संगठन जो है, महिलाओं के प्रति उनका समर्थन अभी भी जारी है, चूंकि वो अभी जिंदा है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार है। कथाकार है मतलब थोड़ा ये मतलब ऐसा अपना पाठ लिखती है जो कथा के रूप में होता है, कुछ चीज़ों को ये बताती है। उनके यहाँ स्त्री विमर्श का रूप आक्रामक ना होकर सहज और संयम है। चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं चैप्टर की ओर। ये कौन है? महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे। इनका जन्म हुआ था 1827 में और मृत्यु 1890 में हो गई थी। पाठ्य पुस्तक में संकलित ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया गया है कि किस प्रकार से ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी, जो कि उनकी धर्म पत्नी थी, उनके द्वारा किस प्रकार से समाज में सुधार किया गया, शिक्षा पर कैसे बल दिया गया। ये लोग खुद ब्राह्मण हो के भी है, सो मतलब मान के चलिए कि जो निचली जाति के थे उनको पढ़ाना चाहते थे, उनके घर का जूठन खाते थे। ये उस समय की बात करी गई है इस चैप्टर में, उस समय का बात किया गया है जिस समय भारत में छूत का प्रचलन था। लोग स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, स्त्री के विरोधी थे, स्त्री शिक्षा के विरोधी थे। वो स्त्री को चाहते थे कि आप लोग एक चार दीवारी के अंदर ही कैद रहो, तुम शिक्षा मत करो, तुम शिक्षा करेगी तो समाज बर्बाद हो जाएगा, ऐसा लोग सोचते थे। तो इसी कहानी के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए हम लोग जल्दी से चैप्टर की ओर चलते हैं, कुछ और भी चीज़ें को जानते हैं। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलित, शोषित और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई की। अब देखिए यहाँ पे है ना कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले थी, उन्होंने स्त्रियों, शोषितों और दलितों की समानता के हक के लिए लड़ाई किया। इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। ऐसा नहीं है कि उनका समाज का समर्थन मिला, वह ऐसा करते थे तो उनको व्यापक विरोध भी झेलना पड़ा था। भारत की सामाजिक विकास और व्यवस्था में बदलाव लाने वाले 5 सुधारकों की सूची में महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम नहीं है। चूंकि अब पता नहीं क्यों नहीं नाम है, ये थोड़ा अभी हमको भी नहीं पता है, कि उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणवाद और पूंजीपति समाज का डटकर विरोध किया। अब देखिए क्या है कि ज्योतिबा फुले खुद ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण का वो विरोध करते थे। जो भी मतलब ब्राह्मणवादी चीज़ था, पूजा पाठ, शिक्षा, ये सब सारा चीज़ों का वो विरोध करते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणवाद नहीं होना चाहिए, जिसमें कि ज्योतिबा फुले खुद ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं है कि वो निचली जाति से आते थे। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की भी रचना की। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक नई विवाह विधि का भी रचना किया। पूरी विवाह विधि ने उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। जिस तरह अभी हम लोग देखते हैं ना समाज में कि शादी विवाह होता है या कोई प्रतिष्ठान होता है तो उसमें ब्राह्मणों का, ब्राह्मण देवता का मतलब बहुत ही अहम रोल रहता है, लेकिन वो मानते थे कि नहीं, शादी विवाह जैसी चीज़ों में ब्राह्मण का रोल ही हटा दो। उन्होंने नए मंगलकाष्ट, विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र को कहते हैं मंगलकाष्ट,
तैयार किए, वो अपना मंगल काष्ठ मतलब अपना मंत्र वगैरह जो भी चीज़ था वो तैयार किए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थन और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाली जितने भी मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाएं। अर्थात इसका मतलब होता है कि क्या है कि जो मंत्र लिखे गए थे विवाह के दरमियान, जो मंत्र पढ़े जाते थे, उसमें सारा का सारा कहीं ना कहीं उसमें दिखाया जाता था कि स्त्री को गुलाम बनाया जा रहा है कि आप पति की है सो मतलब सेवा करोगी, पति परमेश्वर है, ऐसे करके जो भी मतलब मंत्र था उसको वो चाहते थे कि इसको निकाल दो। यहाँ पे सिर्फ पति और पत्नी के बीच में प्रेम का भाव होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। उसके स्थान पर ऐसे मंत्र हो जिन्हें वर वधु आसानी से समझ सके। वो चाहते थे कि जो मंत्र हो ऐसा हो कि जिसे वर वधु आसानी से समझ सके। अब चूंकि क्या है कि संस्कृत का जो मंत्र होता है उसे वर वधु नहीं समझ सकते हैं, तो वो चाहते थे कि वर वधु ऐसा मतलब मंत्र का उपयोग किया जाए जिससे वर वधु आसानी से समझ सके। ज्योतिबा ने जिन मंगल काष्ठों की रचना की उनमें वधु वर से कहती है। अब वो देखिए यहाँ पे क्या वधू वर से कहती है, वधू वर से कहती है अर्थात कि ऐसा मंत्र है सो उन्होंने रचना किया जिसमें पत्नी पति से कहती है। यहाँ पे है सो पति पत्नी से नहीं कह रहा है, पत्नी पति से कहती है कि स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। अर्थात ये कहने का तात्पर्य है कि जो पत्नी हो पति से कहती है कि स्वतंत्रता का जो अनुभव है हम स्त्रियों को नहीं दिया गया है। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। मतलब ऐसा शपथ वो लेना चाहती है विवाह के दरमियान जो पत्नी है अपने पति से कि आप मुझे स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे, मुझे चार दीवारी के अंदर कैद करके नहीं रखोगे, मुझे भी शिक्षा का अनुभव करने दोगे, मुझे भी समानता के साथ चलने का अनुभव करने दोगे। ऐसा पत्नी कहती है अपने पति से। ऐसा कौन सा मंत्र ये लिखे थे? वो लिखे थे आपके ज्योतिबा फूले। यह आकांक्षा सिर्फ वधु की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। क्योंकि ये उस समय की कहानी है, ज्योतिबा फूले उस समय के व्यक्ति हैं कि जिस समय महिलाओं का स्वतंत्रता प्राप्त नहीं था, उनकी शिक्षा पर रोक था, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर रोक था कि जो महिलाएं खुलकर नहीं कर सकती थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फूले ने हर संभव प्रयास किया। तो इसके बारे में चलिए हम लोग आगे देखते हैं कहानी में क्या क्या प्रयास किया। महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार गुलामगिरी, शेतकर यांचा आसुड़, सार्वजनिक सत्यधर्म आदि पुस्तक में मिलते हैं। अब देखिए ये सब सारी पुस्तकें हैं वो सारे महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में बताती है, उन्होंने ही लिखी है। वे अपने समय से आगे सोच रखते थे। ज्योतिबा फूले एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे समाज सुधारक थे जो अपने समय से आगे की सोच रखते थे। मतलब वो जो मतलब रूढ़ी सोच है उससे वो आगे सोचते थे। उनके आदर्श परिवार की कल्पना में, आदर्श परिवार मतलब जो एक अच्छा परिवार था उसकी कल्पना में पिता बौद्ध, वो मानते थे कि पिता बौद्ध धर्म का होना चाहिए, माता ईसाई होनी चाहिए, बेटी मुसलमान होनी चाहिए और बेटा सत्य के मार्ग पर चलने का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। मतलब ऐसा सोच था उनका कि जो पिता हो बौद्ध धर्म का हो, माता ईसाई हो, बेटी मुसलमान हो और बेटा सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, ऐसा उनका सोच था। मतलब वो थोड़ा मतलब क्या उसको बोलते हैं, वो अपने जाति धर्म से भी उठकर सोचते थे। आधुनिक शिक्षा के लिए वे कहते थे कि यदि विशेष वर्गों की शिक्षा का अधिकार है, ऐसी शिक्षा का क्या लाभ है, उसमें ही से कर रूप में पैसा इकट्ठा कर उचित जाति। अब देखिए यहाँ पे वो मानते थे कि जो कर है, उस समय भी टैक्स सिस्टम था, जो टैक्स है वो लेता था किससे, नीची जाति के बच्चों से लिया जाता था, जो मतलब हर वर्ग के बच्चों से लिया जाता था और पैसा उसका खर्चा कहाँ किया जाता था, तो ऊंची जाति के बच्चों की शिक्षा पर ही खर्च किया जाता था, जिसे कि वो उचित नहीं मानते थे, जिसे ज्योतिबा फूले उचित नहीं मानते थे। समाज के मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले और समाज सुधार की बात करने वाले लोगों में महात्मा फूले की बातें पसंद नहीं पड़ती थी। अब जैसे यहाँ पे क्या है बात कि मान के चलिए महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे वो समाज सुधारक थे। वो चाहते थे कि जो सत्ता है, जो शासन है, वो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण जो है, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनके हाथ में ही सत्ता रहनी चाहिए। वो चाहते थे कि छोटे लोगों के हाथ में भी सत्ता आवे। तो इससे क्या होता था प्रॉब्लम ना, कि जो मुट्ठी भर लोग थे, जो मतलब थोड़ा ऊंची जाति के थे, पैसे वाले थे, वो एकदम महात्मा ज्योतिबा फूले को एकदम नापसंद करते थे, एकदम मतलब उनसे घृणा करते थे। वो चाहते थे कि ये समाज
सुधारक ना बने। फुले जी के अनुसार स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। फुले जी कहते हैं इस चैप्टर में कि जो स्त्रियां हैं उनको भी समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, पुरुषों के समान। स्त्रियों को पुरुषों जैसी स्वतंत्रता मिलना चाहिए। वो बताते हैं, वो कहते हैं कि स्त्रियों को भी पुरुषों की जैसे स्वतंत्रता मिलना चाहिए, स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। 1888 में फूले जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। उन्होंने कहा उन्हें महात्मा की उपाधि नहीं चाहिए, इससे समाज में फैली संघर्ष समाप्त हो जाएगी। वह एक साधारण व्यक्ति के समान ही कार्य करना चाहते हैं। वे कथनी और करनी में विश्वास करते हैं। वो मतलब मानते थे कि अगर आप मुझे महात्मा की उपाधि दोगे तो मैं अपने समाज में कार्य नहीं कर पाऊंगा, मुझे लोग भगवान की तरह मानने लगेंगे, इसलिए मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह ही कार्य करना चाहता हूँ। स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को ही शिक्षित किया। देखिए क्या है कि वो चाहते थे कि स्त्रियों को है सो शिक्षा का अधिकार मिले, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दूसरों को पढ़ाने के बजाय वो सबसे पहले अपनी ही पत्नी को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। चूँकि उनकी भी पत्नी स्त्री थी और वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो सबसे पहले क्या किए, अपनी पत्नी को ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, उन्हें शिक्षा देना स्टार्ट कर दिए अपने घर पर ही। सावित्री बाई को भी बचपन से ही पढ़ने में रुचि थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें नहीं पढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे एक कहानी आता है कि एक बार सावित्री बाई फुले मेला गई थी घूमने के लिए, तो मेले में वो कुछ खा रही थी, लेकिन वहाँ पे कुछ ईसाई धर्म के जो लोग थे, वो मिशनरी के जो लोग थे, वो मतलब बुक उससे दे रहे थे। जो सावित्री बाई फुले उसे बुक दिया कि लो तुम इसे पढ़ना, तुम इसे पढ़ना। लेकिन क्या हुआ कि जब वो घर गई तो उसका जब पिताजी उसके देखे कि ये बुक लेके आई है, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस बुक को मतलब फेंक दिया। अब बोला कि पढ़ाई तुमको नहीं करना, मतलब पढ़ाई स्त्री से बहुत दूर थी उस टाइम में। उस टाइम में घर वाले भी सोचते थे कि अगर स्त्री पढ़ लेगी, बेटी पढ़ लेगी, तो हमारा कुल का नाश हो जाएगा, ऐसा सोचते थे। आप बुक एक बार रीडिंग कीजिएगा ना, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें बताई गई है। 14 जनवरी 1848 को पुणे में भारत की सबसे पहली कन्या पाठशाला का शुरुआत हुआ। अब देखिए ये पे कहाँ क्या है, 1848 में सबसे पहले कन्या पाठशाला खोले, कौन खोले, ज्योतिबा फुले ही खोला। इसके बाद उन्होंने पिछड़े वर्गों और लड़कियों के लिए पाठशाला खोलना आरंभ कर दी। इस काम में प्रतिष्ठित समाज ने दोनों का कड़ा विरोध किया। अब देखिए उनकी पत्नी जो थी ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी जो थी, वो दोनों मिल के है सो पाठशाला खोलने लगे। उन्होंने जो मतलब पिछड़े समाज के लोग थे, जो लड़कियां थी, उन्हें वो पढ़ाना चाहते थे, तो एक के बाद एक पाठशाला खोलने लगे, जिससे कि उनका विरोध होने लगा। उन्हें ब्राह्मण समाज से बाहर निकाल दिया गया। अब उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्हें ब्राह्मण समाज से बाहर निकाल दिया गया। वो जिस जाति से बिलोंग करते थे उस जाति से उन्हें निकाल दिया गया। ज्योतिबा के पिता ने भी उसे पुरोहितों और रिश्तेदार से डरकर अपने घर से निकाल दिया। मतलब देखिए कितना संघर्ष था इन लोग के जीवन में कि ये सिर्फ शिक्षा को मतलब अच्छा करने के लिए, स्त्रियों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, पिछड़ों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए इतना संघर्ष उनको झेलना पड़ा कि उनको है सो अपने समाज से निकाल दिया गया, उनको अपने घर से निकाल दिया गया, फिर भी वो लगे रहे और शिक्षा को आगे बढ़ाते रहे। सावित्री देवी को पाठशाला में जाने से रोकने के लिए लोगों ने उन पर थूक फेंका। आप सोचिए कि कितना मार्मिक दृश्य होगा वो, कि सावित्री बाई फुले जब पढ़ाना चाहती थी, जब वो स्कूल जाती थी, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती थी, तो उन पर थूक फेंका, पत्थर मारे और गोबर तक उछाला, लेकिन पति पत्नी दोनों ने धैर्य नहीं छोड़ा। सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने धैर्य नहीं छोड़ा। दोनों ने सभी प्रकार के विरोधियों को डटकर मुकाबला किया। 1840 से 1890 तक दोनों ने 50 वर्ष तक एक साथ मिलकर विशेष वर्ग के लिए कार्य किया। आप सोचिए कि कितना इन लोग मतलब अपने काम के प्रति सजग थे, महिलाओं के शिक्षा के प्रति, पिछड़ों के शिक्षा के प्रति, कि खुद से स्कूल खोले, खुद से लड़कियों को पढ़ाया, स्कूल खोले। मतलब इतना विरोध हुआ फिर भी वो डटे रहे। तो ऐसे थे हमारे समाज सुधारक। आज हम लोग जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, वो आज जो हमारी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहन हैं, वो शिक्षा प्राप्त करिए, कहीं ना कहीं इन समाज सुधारकों का इसमें हाथ है। उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और उन वर्गों के घर जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने, बाल हत्या रोकने और विधवाओं को फिर से जीवन शुरू करने का कार्य करने को कहा। मतलब देखिए वो चाहते थे कि जो
लड़कियां हैं वो भी पाठशाला जाए, बाल हत्या बंद हो जाए। बाल हत्या में मान के चलिए कि क्या होता था कि किसी घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसे बचपन में ही मार दिया जाता था। इसको रोकने का कोशिश किया, और जो विधवा हो जाते थे उनका जीवन फिर से शुरू करने का कोशिश किया। अभी भी हमारे समाज में कुरीतियां हैं कि अगर कोई विधवा हो जाती है तो उन्हें लोग शादी मतलब फोर्स करते हैं कि नहीं करे वो, तो वो चाहते थे कि नहीं, वो अपना जीवन को फिर से शुरू कर सकती है। विशेष वर्ग की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ को देखा, किस प्रकार से उस समय विशेष वर्ग जो निचली जाति के लोग थे, जो एसटी एसी थे, वो एक घूंट पानी पीकर भी अपना प्यास बुझा लेते थे। उस समय ऐसा था कि छुआछूत का ऐसा मतलब क्या उसको बोलते हैं, ऐसा समाज था उस समय कि लोग अपने कुएं से मतलब नीची जाति के लोगों को पानी तक नहीं पीने देते थे। ज्योतिबा फुले ने अपने घर के पानी की टंकी सभी जातियों के लिए खोल दी। उनके घर में जो पानी की टंकी थी उसमें सभी जाति लोग जाते थे। ज्योतिबा फुले और सावित्री देवी ने सभी काम डंके की चोट पर किया। वो जानते थे कि हम समाज को सुधार रहे हैं, तो डंके के चोट पर किया। पिछड़े वर्गों और स्त्रियों को पारंपरिक रूढ़ियों से बाहर निकाला। कहीं ना कहीं वो पारंपरिक जो रूढ़ी थी कि शिक्षा नहीं ग्रहण करना है, छुआछूत है, ऐसे वैसे चीज़ों से उन्हें बाहर निकाला। आज के आधुनिक समाज में पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग कई साल तक साथ रहकर अलग हो जाते हैं और अपने को ठीक बताने के लिए अपने साथी पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। ऐसे में ज्योतिबा और सावित्री देवी एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर जीवन भाव की भावना अन्य दंपतियों के लिए एक आदर्श है। किस जैसे आज देखते हैं ना समाज में कि दो लोग पति पत्नी है वो अलग हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। क्यों? डाइवोर्स ले लेते हैं कि नहीं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमारा जो मन है आपके साथ नहीं मिल रहा है, हमारी बातों को आप नहीं समझ रहे। लेकिन उस समय सोचिए कि सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा बाई फुले जो थे वो पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे और अपना जीवन यापन किया। चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में किसका नाम शुमार नहीं किया गया, तो वो ज्योतिबा फुले का। इनका नाम जो है ना शुमार नहीं किया गया, पता नहीं क्यों नहीं किया गया। ज्योतिबा फुले का विवाह कब हुआ था, तो इनका विवाह 1840 में हुआ था, बहुत ही कम उम्र में हो गया था। ज्योतिबा फुले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए सबसे पहले क्या किया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नई विवाह विधि की रचना की। उसके बाद कन्याओं के लिए पाठशाला भी खोला और सभी को समानता का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी बताइए, तो वो थी सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले की पत्नी। शादी के समय ज्योतिबा फुले की उम्र कितनी थी, शादी के समय ज्योतिबा फुले की उम्र कितनी थी, तो ज्योतिबा फुले की उम्र 15 साल की थी। कितनी थी? 15 साल की थी। ज्योतिबा फुले का पिता का नाम क्या था, तो उनका पिता का नाम धर्म भीरू था। शादी के समय सावित्री बाई फुले का कितना एज था, तो उनका एज 9 वर्ष था। दोनों का एज मतलब बहुत ही कम में हो गया था, एक शायद 12 वर्ष की थी, एक 9 वर्ष का था। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे, आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।